14 अगस्त 1947 की शाम लंदन में भारत और ब्रिटेन के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जिसकी एक लाइन में हमें आज़ाद भारत की आर्थिक स्थिति की बेहद दिलचस्प तस्वीर दिखाती है। अगले दिन भारत आज़ाद होने वाला था और ब्रिटिश भारत दो नए डोमिनियंस भारत और पाकिस्तान में बंटने वाला था। लेकिन आज़ादी और बंटवारे के बीच सिर्फ ज़मीन और सत्ता का बंटवारा नहीं होना था, पैसा भी बंटना था, सरकारी खाते भी बदलने थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका तय करनी थी और सबसे बड़ा सवाल था ब्रिटेन के पास जमा भारत के उन पैसों का क्या होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्षों में जमा हुए। 15 अगस्त 1947 की सुबह दिल्ली में तिरंगा लहरा रहा था। देश आजाद हो चुका था, एक नई सरकार देश की बागडोर संभाल रही थी। लेकिन अगर उसी वक्त कोई सवाल पूछता आजाद भारत के पास आखिर कितना पैसा था, इसका जवाब एक संख्या में देना आसान नहीं था, क्योंकि 1947 में भारत की फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ नोटों और सिक्कों तक सीमित नहीं थी। सरकार के पास अपना कैश बैलेंस था, रिजर्व बैंक के पास एसेट्स थे और ब्रिटेन पर भारत के स्टर्लिंग एसेट्स के रूप में बड़े फाइनेंशियल क्लेम्स थे। तो आज हम इसी सवाल का असली हिसाब समझेंगे। आजादी के समय भारत सरकार के पास कितना कैश था, आरबीआई के स्टर्लिंग एसेट्स कितने थे, पार्टीशन में पाकिस्तान का हिस्सा कितना तय हुआ और आखिर इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बावजूद भारत एक गरीब देश क्यों था। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं 14 अगस्त 1947 को लंदन। भारत की आज़ादी से ठीक एक दिन पहले यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के आर्टिकल 1 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टर्लिंग एसेट्स की रकम 1.160 मिलियन पाउंड दर्ज की गई। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, जब भारत की तिजोरी में रखा हुआ 1.16 बिलियन पाउंड कैश नहीं था। ये युद्ध के वर्षों में ब्रिटेन पर भारत के एक्यूमुलेटेड फाइनेंशियल क्लेम थे, जिन्हें स्टर्लिंग एसेट्स के रूप में रखा गया था। इन एसेट्स के इस्तेमाल पर ब्रिटेन इंडिया के फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स और एक्सचेंज अरेंजमेंट्स लागू थे। यानी भारत के पास एक बड़ा फाइनेंशियल क्लेम्स था, लेकिन वह आज के बैंक अकाउंट की तरह ऐसा पैसा नहीं था जिसे अगले दिन अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च किया जा सके। 14 अगस्त के इसी एग्रीमेंट में इन स्टर्लिंग एसेट्स के लिए अलग अलग अकाउंट्स की व्यवस्था की गई थी। एग्रीमेंट के अनुसार नंबर 2 अकाउंट में मुख्य स्टर्लिंग एसेट्स रखे जाने थे, जबकि नंबर 1 अकाउंट करंट ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होना था। इसमें 35 मिलियन पाउंड ट्रांसफर और 30 मिलियन पाउंड का वर्किंग बैलेंस रखने की व्यवस्था भी थी। बस इतना समझना काफी है, 1.16 बिलियन पाउंड एक बड़ा फाइनेंशियल एसेट था, लेकिन रेडी कैश नहीं। अब आते हैं उस रकम पर जिससे हम ज्यादा सीधे तौर पर भारत सरकार के पास पैसा कह सकते हैं, गवर्नमेंट कैश बैलेंस। पार्टीशन के समय भारत सरकार का कैश बैलेंस 400 करोड़ रुपए से थोड़ा कम था। ध्यान दीजिए, यह आंकड़ा भारत की कुल वेल्थ नहीं था, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैश बैलेंस था। भारत के पास इससे अलग रिजर्व बैंक की एसेट्स, स्टर्लिंग एसेट्स और दूसरी फिजिकल तथा फाइनेंशियल एसेट्स भी थी। यानी अब हमारे सामने दो अलग अलग आंकड़े हैं। एक तरफ आरबीआई के स्टर्लिंग एसेट्स 1.160 मिलियन पाउंड, दूसरी तरफ पार्टीशन के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैश बैलेंस लगभग 400 करोड़ रुपए से थोड़ा कम। इन दोनों को जोड़कर यह कहना कि 1947 में भारत के पास कुल इतने करोड़ रुपए थे सही नहीं होगा। दोनों अलग अलग फाइनेंशियल कैटेगरीज हैं। लेकिन अब कहानी और दिलचस्प होने वाली थी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को सिर्फ भारत आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश इंडिया दो नए डोमिनियंस इंडिया और पाकिस्तान में बदल चुका था और इसके साथ शुरू हुआ एसेट्स और लायबिलिटीज के बंटवारे का एक बेहद जटिल दौर। कौन सा पैसा भारत को मिलेगा, पाकिस्तान को कितना मिलेगा, रिजर्व बैंक की एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या होगा, करेंसी व्यवस्था कैसे चलेगी, सरकारी संस्थाओं और कर्मचारियों का क्या होगा। इन सवालों पर पार्टीशन काउंसिल और उसकी एक्सपर्ट कमेटी ने काम किया। आरबीआई की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। उसे करेंसी और कोइनेज अरेंजमेंट्स, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज के विभाजन और एक्सचेंज कंट्रोल जैसे मामलों पर काम करना पड़ा। और यही आरबीआई की कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत के सेंट्रल बैंक के रूप में जानते हैं, लेकिन पार्टीशन के बाद कुछ समय के लिए आरबीआई की मॉनेटरी भूमिका सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। भारत और पाकिस्तान के लिए कुछ समय तक कॉमन करेंसी और कोइनेज अरेंजमेंट्स जारी रहने और आरबीआई कॉमन मॉनेटरी अथॉरिटी की भूमिका निभा रहा था। यानी सोचिए, 15 अगस्त 1947 को दो नए देश बन चुके थे, लेकिन उनकी मॉनेटरी व्यवस्था उसी दिन पूरी तरह से अलग नहीं हुई। पाकिस्तान को अपनी अलग मॉनेटरी और बैंकिंग व्यवस्था विकसित करनी थी और आखिरकार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1948 में काम करना शुरू किया। लेकिन तब तक एक और बड़ा सवाल सामने आ चुका था, पैसा आखिर किसका है।
पार्टीशन सेटलमेंट में पाकिस्तान का हिस्सा तय करने के लिए भारत सरकार के कैश बैलेंस पर फैसला हुआ। और यहाँ आता है हुआ आंकड़ा जिसे शायद सबसे ज्यादा लोग जानना चाहेंगे, पाकिस्तान का हिस्सा। तो दोस्तों, हिस्टोरिकल अकाउंट के अनुसार पार्टीशन के समय भारत सरकार का कैश बैलेंस लगभग 400 करोड़ रुपए से थोड़ा कम था और पाकिस्तान का हिस्सा 75 करोड़ रुपया तय किया गया था। और उस समय 75 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ रुपए 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को वर्किंग बैलेंस के रूप में उपलब्ध कराए गए थे। बाकी बचा 55 करोड़। और यही 55 करोड़ आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े राजनीतिक विवाद का कारण बना। पर क्यों? क्योंकि 1947 के आखिर तक भारत और पाकिस्तान के संबंध तेजी से खराब हो चुके थे। कश्मीर का सवाल सामने था, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा था। ऐसे माहौल में भारत सरकार के सामने यह सवाल था कि पाकिस्तान को बाकी 55 करोड़ रुपए दिए जाएं या नहीं। आरबीआई के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अनुसार जनवरी 1948 में पाकिस्तान ने इस रिमेनिंग अकाउंट के ट्रांसफर की मांग की। भारत सरकार उस समय इसे जारी करने के पक्ष में नहीं थी। यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद एक बेहद मुश्किल स्थिति में आ गया था। एक तरफ उसका काम मॉनेटरी और बैंकिंग व्यवस्था को चलाना था, दूसरी तरफ वह भारत और पाकिस्तान दोनों से जुड़ी फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स में भूमिका निभा रहा था और ऊपर से दोनों के राजनीतिक संबंध तेजी से बिगड़ रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से आरबीआई पर सवाल उठे, भारत की तरफ से भी सुरक्षा और राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर चिंताएं थी। यानी 55 करोड़ अब अकाउंटिंग का आंकड़ा नहीं रह गया था, यह पैसा बन चुका था राजनीति का सवाल, सुरक्षा का सवाल और दोनों नए देशों के बीच भरोसे का सवाल। फिर इस कहानी में महात्मा गांधी की भूमिका आती है। उपलब्ध आरबीआई हिस्ट्री के अनुसार गांधी जी ने पाकिस्तान को उसके हिस्से की राशि जारी किए जाने का समर्थन किया और इस मुद्दे पर उन्होंने उपवास भी किया। इसके बाद भारत सरकार ने बाकी राशि जारी करने पर सहमति दी। यह घटना हमें बताती है कि 1947 में पैसा सिर्फ बैलेंस शीट की कोई एंट्री नहीं थी, वह नए राष्ट्रों के बीच संबंधों का हिस्सा बन चुका था। लेकिन अब वापस आते हमारे मूल सवाल पर। अगर आजादी के वक्त आरबीआई के स्टर्लिंग एसेट्स 1.16 बिलियन पाउंड थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैश बैलेंस लगभग 400 करोड़ रुपए से थोड़ा कम था, तो फिर भारत गरीब क्यों था? और यही इस कहानी का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को केवल उसके बैंक बैलेंस से नहीं मापा जा सकता। मान लीजिए किसी देश के पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं लेकिन उसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कमजोर है, प्रोडक्टिविटी कम है, पर कैपिटल इनकम बहुत कम है और करोड़ों लोग गरीबी में रहते हैं, तो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स को देखकर उस देश को अमीर नहीं कहा जा सकता। 1947 का भारत इसी विरोधाभास के साथ आजाद हुआ। भारत के पास रेलवे थी, बंदरगाह थे, प्रशासनिक संस्थाएं थी, रिजर्व बैंक था, एक एस्टेब्लिश करेंसी सिस्टम था, कुछ बड़े उद्योग भी थे, लेकिन इंडस्ट्रियल बेस सीमित था। हैवी इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर थी, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति कमजोर थी और गरीबी व्यापक थी। इसके ऊपर पार्टीशन का भारी बोझ आ गया, लाखों लोगों का विस्थापन हुआ, नए देश की शरणार्थियों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी थी और सीमा की सुरक्षा करनी थी, प्रशासनिक ढांचा दोबारा व्यवस्थित करना था, रियासतों के एकीकरण का सवाल था। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत के पास पैसा और एसेट्स जरूर थे, लेकिन उसके सामने जरूरतें उससे कहीं बड़ी थी। और यही हमें एक महत्वपूर्ण फर्क समझना चाहिए। फाइनेंशियल एसेट्स होना और आर्थिक रूप से समृद्ध होना एक ही बात नहीं है। भारत के पास रिसोर्सेस थे, लेकिन उन रिसोर्सेस को फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी में बदलना बाकी था। और यही काम आज़ाद भारत की अगली कई दशकों का कहानी बना। आज़ादी के बाद प्लानिंग शुरू हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया, बड़े डैम्स बने, स्टील और हैवी इंडस्ट्रीज की नींव रखी गई, साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाए गए, एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर निवेश बढ़ा। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत की इकोनॉमिक जर्नी खत्म नहीं हुई थी। तो अगली बार जब 15 अगस्त को तिरंगा लहराता देखें और कोई पूछे 1947 में भारत के पास कितना पैसा था, तो शायद सिर्फ एक संख्या मत बताइए, कहिए लगभग 400 करोड़ रुपए से कम का गवर्नमेंट कैश बैलेंस था। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। ब्रिटेन पर भारत के बड़े स्टर्लिंग एसेट्स थे, एक फंक्शन रिजर्व बैंक था और सामने था एक नए भारत के निर्माण का सबसे बड़ा काम। 15 अगस्त 1947 को भारत के पास शायद आज की तरह भरी हुई तिजोरी तो नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी पूंजी थी जिसकी कीमत किसी बैलेंस शीट में नहीं लिखी जा सकती। अपने भविष्य का फैसला खुद करने का अधिकार, और यही थी आज़ाद भारत की पहली बड़ी पूंजी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।